हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि जो एल्कली मेटल होते हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी कि एल्कली मेटल किस तरीके से दिखाई देती है हमें, उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, डेंसिटी कैसे वेरी करती है अप टू डाउन जाने के अंदर, मैंने ये भी बताया था। और आपको एक एक्सेप्शन भी लिखवाया था कि जो पोटेशियम की डेंसिटी होती है, ठीक है, और लिथियम की डेंसिटी में कुछ वेरिएशंस होता है, तो हमने वो ऑर्डर भी लिखा था। तो हमने कंप्लीटली फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं इस ब्लॉक के, तो प्लीज़ जा करके पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको इस ब्लॉक के अंदर आगे जितने भी लेक्चर देख रहे हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। राइट, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एस ब्लॉक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जनरली हम पहले एल्कली मेटल्स के बारे में बात करेंगे कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि जनरली उनका जो केमिकल बिहेवियर है, ठीक है, वो किस तरीके से रिएक्शन शो कर सकते हैं, करते हैं, एयर के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, किस तरीके से हैलाइड्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो करेंगे। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं एल्कली मेटल्स की, तो जनरली हम एल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में भी कि मैंने एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन जो है बोर्ड पे लिख रखी थी, ठीक है। इससे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं, ठीक है। चाहे वो ट्रू फॉल्स का पूछा जा सकता है या फिर कोई रीजन हो, कोई एक्सेप्शन हो, वो भी सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है एनसीईआरटी। फिजिकल के अंदर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर हम कमांड भी करते हैं, और ऑर्गेनिक के अंदर भी हम एक्स्ट्रा रिएक्शंस करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट हम इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी एक्स्ट्रा चीज़ की वहाँ पर हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लिमिट लेकर के चलेंगे एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आप भी हमें एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली स्टूडेंट को याद नहीं होती है, ठीक है। आप एस ब्लॉक का पूरा लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आपको 2 से 3 दिन बाद एस ब्लॉक पूरा का पूरा दिमाग से साफ हो जाएगा, ठीक है। आपको याद ही नहीं रहेगा एस ब्लॉक की केमिकल रिएक्शंस नहीं याद रहेगी। जब हम पी ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे तो आपकी जो रिएक्शन है पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की, या फिर डी ब्लॉक को पढ़ेंगे, इवन हम इनऑर्गेनिक को जब हम पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे उसको भूलते जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है, उसको बार बार याद करना जरूरी है। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियो की अपडेट मिस ना करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो हमें पता है, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो पीरियोडिक टेबल में हम जनरली कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं ब्लॉक के अंदर, जब हम एस ब्लॉक को पढ़ते हैं, जब हम पी ब्लॉक को पढ़ते हैं, राइट। तो देखो, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो एस ब्लॉक या फिर एल्कली मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, अप टू डाउन जाते हैं ग्रुप के अंदर, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। लिथियम से अगर हम सीजियम की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसका मेन रीजन ये होता है कि उनकी जो साइज होता है, ठीक है, अप टू डाउन जाओगे तो साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज हो रहा है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये मोनोवेलेंट कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में पूछा जाए तो ये सिंपल सा रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा कि अप टू डाउन जाओगे फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो आपको रिएक्टिविटी इंक्रीज होती दिखेगी, राइट। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ जनरल चीज़ों के बारे में, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पहली रिएक्शन के बारे में, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विथ एयर, ठीक है, रिएक्शन टूवर्ड्स एयर। तो अगर हम रिएक्शन टूवर्ड्स एयर के बारे में बात करें तो देखो, आपको पता है कि जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये एयर के जस्ट मतलब एयर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करते हैं, रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स,
ये जब ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ड्राई एयर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, सिर्फ मतलब गैसेस प्रेजेंट हो, उसमें वो जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट ना हो। ड्राई एयर का मतलब वो होता है, ठीक है। तो ड्राई एयर का मतलब होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हो प्रेजेंट ना हो, वाटर वेपर प्रेजेंट ना हो। तो जब भी ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो टार्निश हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो आउटर लेयर होता है, जो सरफेस होता है, वो थोड़ा डलनेस दिखता है, ठीक है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उनकी सरफेस पर क्या आ जाता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण जो उनकी साइनी नेचर होती है, जो उनकी साइनी सरफेस होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है टार्निश में, ठीक है, मतलब डलनेस आ जाती है उसके अंदर। और जब भी आप लोगों ने देखा होगा, हम सोडियम मेटल को जब हम काटते हैं तो सोडियम मेटल का जो सरफेस होती है वो बहुत ही डल होती है, लेकिन जब हम उसको काटते हैं तो जो नई सरफेस हमें देखने को मिलती है वो नई सरफेस बहुत ही शाइनी कलर की होती है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस अभी तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आई थी और रिएक्शन नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हम उसको काट करके 2 से 3 सेकंड के लिए भी रखते हैं तो वो सरफेस भी डल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स एयर, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, तो ये कुछ रिएक्शंस लाइंस हैं जो कि एनसीईआरटी की है। एल्कली मेटल टार्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड, ठीक है। उनके ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाती है, जो साइन होती है वो डल हो जाती है। विच इन टर्न रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। और जब वो मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें, दे बर्न विग्रसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, देखो कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमने बहुत बार रिएक्शन को पढ़ा है कि अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं, किसी भी चीज़ को बर्न करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, बर्न होकर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। कंप्लीटली नहीं जलते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उनका जो सरफेस होता है वो डल हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो लिथियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मोनोऑक्साइड का मतलब होता है O-2, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं सोडियम फॉर्मेशन की, जो सोडियम होता है, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और रुबीडियम, पोटेशियम और सीजियम, यानी पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम जो होते हैं जनरली सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है O2-, पेरोक्साइड का मतलब होता है O2-2 और मोनोऑक्साइड का मतलब होता है O-2, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं या फिर मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और अगर 2 ऑक्सीजन पर 2- चार्ज आता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, देखिए अगर कुछ इस तरीके से आपको दिखे, ठीक है, O-2, दिस इज कॉल्ड मोनोऑक्साइड। अगर हमारे पास में O-2 है तो ये आ जाएगा आपका सुपर ऑक्साइड। और अगर आपके पास में 2 ऑक्सीजन पर 2- चार्ज है तो ये आपका आ जाएगा पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए मोनोऑक्साइड्स क्या होते हैं, पेरोक्साइड्स क्या होते हैं और सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बड़े आयंस होते हैं, बड़े एनायंस होते हैं। तो उन बड़े एनायंस को जनरली होल्ड करने के लिए हमें बड़े कैटायंस चाहिए होते हैं। तो इसीलिए पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम जो होते हैं ये फॉर्मेशन करते हैं सुपर ऑक्साइड का। ये फॉर्मेशन किसका करते हैं, सुपर ऑक्साइड का करते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और जो सुपर ऑक्साइड बनता है वो भी एक क्या होता है, लार्ज एनायन होता है। तो उस लार्ज एनायन को होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ में क्या होना चाहिए, लार्ज कैटायन होना चाहिए, क्योंकि छोटे कैटायंस बड़े एनायंस को क्या नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, होल्ड नहीं कर सकते। और ये जो होते हैं ये छोटे एनायंस होते हैं, तो छोटे एनायंस के साथ छोटे कैटायंस अटैच होते हैं, ठीक। तो इसीलिए रुबीडियम, पोटेशियम और सीजियम जो होते हैं ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि सुपर ऑक्साइड बड़े कैटायंस, बड़े एनायंस होते हैं और बड़े एनायंस के लिए बड़े ही कैटायंस चाहिए होते हैं, राइट। तो ये जनरल रीजन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जितनी भी एल्कली मेटल्स होती है आपके पास में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स होती है, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता है।
+1 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि हमें, अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ा भी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो फिर भी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, हमेशा कितनी ही रहेगी, +1 ही रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप बताना। CsI3 आपको दे रखा है कंपाउंड, और ये बोला जाता है कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये स्पेलिंग, ठीक है, ये CsI3 जो है वो एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। और आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीजियम। आपको क्या बताना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीजियम। ठीक है, सीजियम की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो भले ही आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन होगा। जब आप ऑप्शंस को देखते हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, और थोड़ा ही कन्फ्यूजन होकर के आप गलत आंसर टिक कर देते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का क्या करते हैं, तरीका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि इस पर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, है ना। आई पे माइनस आएगा तो एक आई पे एक माइनस आएगा, तो 3 आई पे 3 माइनस आ जाएंगे, और सीजियम पर +3 आ जाएगा। तो सीजियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +3। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा फिक्स रहती है। कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो देखो इसकी ये जो बनता है कंपाउंड इस तरीके से बनता है, CS+I3-। ठीक है, ट्राई आयोडाइड बनता है ये। तो CS+I3- इस तरीके से ये ब्रेक होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 हो जाएगी। तो सीजियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी CsI3 के अंदर। ठीक है, तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। एक और एग्जाम्पल हम करेंगे, एक और एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि NCERT का एग्जाम्पल है, उसमें भी हम देखेंगे। पहले ये हम कवर कर लें, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है हमारे पास। नोट ये है कि लिथियम जो होता है वो एक्सेप्शनली बिहेवियर शो करता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट क्लास में देखा था कि जो लिथियम होते हैं, लिथियम और बेरिलियम जो होता है, ये क्या करता है, डायगोनल रिलेशन शो करता है। ठीक है, डायगोनल रिलेशन शो करता है जस्ट नेक्स्ट ग्रुप के साथ, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। तो ये क्या करता है लिथियम, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ये डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है जो एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है। बाकी जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उनके साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो लिथियम होता है, लिथियम शो करता है एक्सेप्शनली बिहेवियर, वो रिएक्ट कर जाता है नाइट्रोजन के साथ भी, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे LiO2 तो Li2O बनाएगा, ठीक है, मोनोऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पर भी वो क्या करता है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के साथ साथ वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, जैसे इस तरीके से। और लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, तो जो लिथियम होता है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, Li3N। और मैग्नीशियम भी सेम ऐसे ही रिएक्शन शो करता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके Mg3N2 नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है एल्कली मेटल का जो कि नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, बाकी एल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आप लोगों को पता है और आप लोगों ने क्लास 10 से इसको पढ़ते आए हो, फिर भी हमें पढ़ना है, क्या है वो पॉइंट, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल की हाई रिएक्टिविटी के कारण इनको हम कहाँ रखते हैं, इनको हम केप्ट करके रखते हैं केरोसिन के अंदर, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए और एयर के कांटेक्ट में ना आकर के ये रिएक्शन शो करें, मतलब रिएक्शन करें। ठीक है, क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्शन जो होती है वो एक्सप्लोजिव होती है। क्यों होती है एक्सप्लोजिव, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से कारण से एक्सप्लोजिव होती है। ठीक है, इसीलिए एयर के कांटेक्ट में ना इसको कंट्रोल करने के लिए इनको हम केरोसिन में रखते हैं, तो इनकी सरफेस पर केरोसिन की लेयर बन जाती है, और जो एयर होती है और जो मेटल की सरफेस होती है उनके बीच में एक लेयर आ जाती है केरोसिन की। तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, तो हमें अगर रिएक्शन करवानी भी होती है तो हम उसको केरोसिन को निकाल करके फिर उसकी जो केरोसिन लेयर होती है वो हटाते हैं, फिर उसको रिएक्शन करवाई जाती है। तो पानी में डालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है केरोसिन की लेयर को हटने में, और फिर वो रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, तो बहुत से एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखते हो, बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि सोडियम मेटल की किस तरीके से रिएक्शन की जाती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसको प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हो। ठीक है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे।
राइट। तो ये पूरी की पूरी होती है रिएक्शन टुवर्ड्स एयर के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे रिएक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर के बारे में बात करते हैं कि वाटर के साथ जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है कि जो भी एल्कली मेटल्स होती है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेती है, वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि रिएक्शन टुवर्ड्स एयर के अंदर, तो एयर के अंदर अगर हमारे पास में ड्राई एयर है या फिर मॉइस्ट एयर है, तो ड्राई एयर के अंदर तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वाटर वेपर्स नहीं होती है, तो सिर्फ क्या बनाती है, वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। तो अगर मॉइस्ट एयर आ जाती है हमारे पास में, तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के बाद वो क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करके, अब डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है, प्लस साथ में H2 गैस को निकाल देती है। ठीक है, तो जो H2 गैस निकलती है ना, यही रीजन होता है एक्सप्लोजन का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम H2 गैस को जलाते हैं तो एक एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो जब भी जो H2 गैस निकलती है, ये H2 गैस क्या कर लेती है, ये बर्न हो जाती है। ठीक है, ये जैसे ही कॉन्टैक्ट में आती है और ये क्या कर जाती है, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लोजन हो जाती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है कि जो भी हमारा मेटल है, मेटल जो होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2 गैस बाहर चली जाएगी। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि नोट करने की बात है, ये तो हमें जनरली पता है, हम लोग 11th के अंदर भी पढ़ते हैं, मतलब वैसे तो पीरियडिक टेबल में हमें पढ़ा दिया जाता है कि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जनरली, और 10th क्लास में भी पढ़ ली होती है। मेन बात ये है, मेन बात क्या है नोट करने की, कि लिथियम जो होता है, लिथियम का वैल्यू जो E0 की वैल्यू होती है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, वो E0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, नेगेटिव में होती है, मोस्ट नेगेटिव होती है। तो अगर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब वो क्या होगा, अगर मोस्ट नेगेटिव E0 की वैल्यू है, इसका मतलब तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, जल्दी रिएक्शन करेगी, डाला और डालते ही क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, देखो, लिथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव E0 वैल्यू, its reaction with water is less vigorous than sodium। ठीक है, लेस वाइग्रेस होती है, मतलब बहुत धीमे तरीके से होती है रिएक्शन। आपने लिथियम को वाटर में डाला तो थोड़ा टाइम लगता है रिएक्शन को होने में, थोड़ा फ्लेम मतलब धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, थोड़ा बहुत वेव्स निकलती है, हमें ऐसा लगता है कि एक्सोथर्मिक तो होती है, ठीक, बट थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम सोडियम को डाल देते हैं और एक साइड हम इसमें लिथियम को डालते हैं, तो सोडियम में फटाक से क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, जबकि लिथियम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो साइज होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है। तो ड्यू टू साइज ऑफ लिथियम के साइज छोटे होने की वजह से इसका जो हाइड्रेशन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हाइड्रेशन होता है तो इसलिए इसको टाइम लगता है रिएक्शन शो करने में। और प्लस अगर हम बात करें, मैं आपको ये जो E0 की वैल्यू है, ये हम देखते हैं किससे, SRP की वैल्यू से देखते हैं। ठीक है, तो जो SRP है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रिड्यूसिंग पावर के। ठीक है, जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिड्यूसिंग कम होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी SRP की वैल्यू कम होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक, अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल में ये है कि हमारे पास में 500 जूल एनर्जी जो है, 500 जूल एनर्जी वो क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, मतलब एक रिएक्शन कंडक्ट हो रही है, उसमें से 500 जूल एनर्जी जो है वो निकलती है, और उसको टाइम लगता है, वो धीरे धीरे निकलती है। ठीक है, उसको पूरा टाइम लगता है, आधा घंटे का टाइम लगता है, 30 मिनट के अंदर वो 500 जूल एनर्जी जो होती है उस रिएक्शन से निकलती रहती है। ठीक है, उसको कंप्लीट होने में पूरा आधा घंटा लगता है। और एक हमारे पास में ऐसी रिएक्शन है जिसमें 100 जूल जो एनर्जी है वो 2 से 3 मिनट में ही क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग दोनों में से जो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में से कौन वाइग्रेस होगा, कौन एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी? अपने अकॉर्डिंग तो वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगी जिसके अंदर इंस्टेंटली क्या होती है, एनर्जी रिमूव हो जाती है, एनर्जी बाहर निकल जाती है। ठीक है, एनर्जी एग्जिट कर जाती है। जो हमारे पास में 500 जूल एनर्जी थी वो आधे घंटे में 500 जूल एनर्जी निकलती है, और एक हमारे पास में 100 जूल एनर्जी है जो कि 2 से 3 मिनट में निकल जाती है। इसका मतलब ये ज़्यादा क्या है, ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। ठीक है, तो जितनी जल्दी एनर्जी रिलीज होती है
उतना ही वो क्या होता है, रिएक्शन एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। ये काइनेटिक्स का पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, ठीक है। तो जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी निकलती है, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी तो ज़्यादा निकलती है, ठीक है, नो डाउट लिथियम से एनर्जी ज़्यादा ही निकलती है, ठीक है, बट उस एनर्जी को निकलने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमें वो दिखने में एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं दिखती है। जबकि सोडियम में क्या होता है, एनर्जी कम निकलती है लेकिन वो बहुत जल्दी निकल जाती है, इसीलिए वो हमें देखने में एक्सप्लोजिव लगता है, ठीक है। तो ये मेन रीजन होता है। अदर मेटल्स ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोजिवली विथ वाटर, जो कि हमें पता ही है, ठीक है। और जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये प्रोटॉन डोनर्स के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, सच एज अल्कोहल हो गया, गैसेस अमोनिया हो गई, या फिर हमारे पास में एल्काइंस हो गए, तो इनके साथ में भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H+ रिमूव हो जाएगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा, Na+ जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे अल्काइंस के अंदर है तो अल्काइंस में सोडियम रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा और H+ बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अमोनिया में है, गैसेस अमोनिया है हमारे पास में, इसकी ब्रैकेट में G लिख लेना आप लोग, और सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na2Na बनेगा और H+ रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिएक्शन टुवर्ड्स देख सकते हैं वाटर के साथ, किसकी, एल्कली मेटल्स की, राइट। तो आई होप आपको रिएक्शन टुवर्ड्स एयर एंड रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा क्या नहीं हो, दिक्कतें नहीं हो, ठीक है। आप शॉर्ट टाइम पीरियड के वीडियो जो है वो देख सकते हो ईजिली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में, नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और उसके अंदर हम पूरा कंप्लीटली रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके कंपाउंड्स कौन कौन से बनते हैं, उनकी नेचर क्या क्या होती है, वो किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।